साथ काम किया। आपके अनुभवों का लाभ लेकर हम निश्चित तौर पर इस सेमिनार में एनरिच होंगे। इस भावना से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं आप पुनः सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कम समय के नोटिस के बाद भी आप आए, ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप निकाल कर आ चुके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे बीच हैं। इस विधानसभा में सर्वाधिक अनुभवी सदस्य हैं। आप 8वीं बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी का संसदीय जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी ने राज्य के अनेक विभागों में मंत्री के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया है। आप वर्तमान में राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए श्री गुलाब चंद जी कटारिया। राजस्थान विधानसभा का ये सौभाग्य है कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय के आने के बाद सीपीए क्या होती है और क्या काम करती है। हमने 40 साल की राजनीति में विधायक कितनी बार रह गए। सीपीए बनती तो ज़रूर है, पर सीपीए काम क्या करती है, ये पहली बार अगर किसी ने सदन के माननीय सदस्यों को एहसास कराया, वो हमारे स्पीकर साहब को। इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हर मीटिंग में। और उसके साथ ही एक अच्छी परिपाटी। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, मैं आपका स्वागत इस सीपीए के विषय को रख करके कर रहा हूँ और सभी माननीय सदस्यों की ओर से स्पीकर साहब की उस भावना का। और आज उन्होंने आपको और गडकरी जी को बुलाकर जो एक परिपाटी कायम की है, जो विचार हम सबको देने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही दिशा में अगर सोचेंगे तो देश का भला होगा। तर्क वितर्क हो सकते हैं, हमारा विषय और आपका विषय में तर्क वितर्क हो सकता है, ये मंजिल तो सबकी एक ही है। उस एक ही मंजिल पे जाने के लिए हम सबको बहुत खुले दिमाग से, और मैं सोचता हूँ जो विषय आज रखा है संसदीय लोकतंत्र, मैं सोचता हूँ हमारा देश कितना भाग्यशाली है कि वास्तव में इस देश में जनता के मत के द्वारा जनप्रतिनिधि चुना जाता है और उसकी भी उम्र तय कर दी 5 साल। और उसके बाद फिर जनता चाहे तो भेजे, ना चाहे तो ना भेजे। इतनी अच्छी की और कोई हो नहीं सकती। इस संसदीय लोकतंत्र के मताधिकार के प्रयोग करने वाले मताधिकार के प्रयोग करने वाले लोगों को हम कितना शिक्षित कर सकते हैं, कितना जागरूक कर सकते हैं, कितना देश की व्यवस्था के बारे में उनको समझा सकते हैं, ताकि उनका निर्णय देश हित में कैसे हो, इस बारे में प्रेरित करने का प्रयास है। संसदीय लोकतंत्र में हमारे देश की जैसा स्ट्रक्चर है, अभी स्पीकर साहब ने कहा हम कई भाषाओं में विभक्त हैं, कई प्रांत हैं, कई हमारे रहन सहन हैं, कई ऐसी विविधता में भी इस देश को जोड़े रखने के लिए यह हिंदुस्तान के लिए एक आवश्यक प्रणाली थी, जिसको हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम तर्क वितर्क करके जनता का हित करना चाहते हैं या अपना अपना हित करना चाहते हैं। मेरी गुलाम नबी आज़ाद साहब आपसे प्रार्थना है, इसमें मैं आपका हृदय से, मेरी पार्टी की तरफ से, सीपीए का उपाध्यक्ष होने के नाते राजस्थान की 7 करोड़ की जनता की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि हम सब लोगों का गोल एक ही है, वो है देश। और देश की तरक्की के लिए, देश के खुशहाली के लिए इस लोकतांत्रिक प्रणाली से हम कैसे अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते उस जनता के हित के लिए काम करें। मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी इस देश में अब तक, ये देश भाग्यशाली है, 130 करोड़ का देश होते हुए भी 15 और 17 चुनाव हो जाने के बाद भी कोई चुनाव के नाम पर हिंसा नहीं होना, ये लोकतंत्र की सबसे मजबूती का निशान जो इस देश की जनता ने आपको और मुझे दिया है। लेकिन हम चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, उस जनता को इस लोकतंत्र के सही स्वरूप को समझाने का प्रयत्न करना भी हमारा दायित्व है। मैं सोचता हूँ उस दायित्व निभाने के लिए आज हमसे कई जनता उम्मीद करती है। मैं सोचता हूँ कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने कामों के द्वारा जनता का हित करती है,
हम लोग विपक्ष में रह करके जनता की उन समस्याओं को लाने का प्रयास करते हैं जिनकी जनता मदद की उम्मीद करती है। मैं कई बार इस विधानसभा में सोचता हूं कि हम पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कोई विषय चाहे विपक्ष के द्वारा भी उठाया गया है और जनता के हित के लिए उठाया गया है और उसे जनता का हित होने वाला है, तो हमें अपना दिमाग खोल करके उस विषय को भी स्वीकार करते हुए ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी उस विषय को उतनी ताकत देने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम वास्तव में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं सोचता हूं मैं ज़्यादा विषय को नहीं रखना, पर मैं सच में इस बात के लिए कि हमारा देश भाग्यशाली है, इतने चुनाव हो जाने के बाद भी, एक मत से सरकार जाने के बाद भी कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई। सिंहासन को पकड़ने के लिए किसी ने भी कोई गलत फाउल खेलने का प्रयास नहीं किया। ऐसे लोकतंत्र को हम आज आपके अनुभव से, क्योंकि आप मुख्यमंत्री से लेकर प्रतिपक्ष के नेता से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में आपका एक लंबा अनुभव है, और मैं सोचता हूं स्पीकर साहब ने शायद इसी बात को सोच करके आप दोनों महानुभावों को आज बुलाया है कि आखिर जनता हमसे इस लोकतंत्र के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधियों से उम्मीद क्या करती है, हम उस उम्मीद पर कहाँ तक खरे उतर रहे हैं, और नहीं उतरते हैं तो खरे उतरने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वास्तव में हम जनता की उम्मीद को पूरा कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। स्पीकर साहब का स्वागत विशेष रूप से करता हूं, क्योंकि मेयर को भी इतनी बार रहने का, लेकिन सीपीए को बनाई जरूर एक दिन या वोट दे करके, लेकिन उसके बाद सीपीए क्या करती है इसके बारे में जानकारी हमको अगले चुनाव में वापस मिलती है। तो मैं संयम जी का भी, जो हमारे इसके सेक्रेटरी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। आप सब पधारे हुए जनप्रतिनिधि, अभी विधायक हैं, वो पूर्व विधायक भी इसमें बहुत उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप सब की तरफ से श्री गुलाम नबी जी आज़ाद आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम सबको अंतिम गोल देश बनाना है, देश को तरक्की देना है। देश के उस गरीब बूढ़ दचड़े में बिखरा हुआ व्यक्ति है जो अभाव में जी रहा है, उसके जीवन को बेहतर बनाने का तरीका इस लोकतंत्र के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सचमुच देश सर्वोपरि है। जनमानस में एक अत्यंत सक्रिय और जुझारू राजनेता के रूप में आपकी छवि रही है, और हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद जी। आप सन 2005 से 2008 तक जम्मू और कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री रहे। आप भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM का विस्तार किया, जिससे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 5 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गतिशील किया। बाद में आपके मंत्रालय ने शहरी, ग्रामीण और तंग बस्तियों के स्वास्थ्य के लिए अर्बन हेल्थ मिशन भी आरंभ किया। सरकार में रहते हुए मजबूत योजनाएं लाने और उनको मजबूती से लागू करने तथा विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की आवाज को बुलंद करते हुए सरकार की खामियों को उजागर करते हुए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका ये संक्षिप्त परिचय था। आग्रह करना चाहेंगे आपका मार्गदर्शन, उत्प्रेरण और उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। श्री गुलाम नबी आज़ाद जी। माननीय सीपी जोशी साहब, जो हमारे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी हैं और राजस्थान सीपीए ब्रांच के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्राप्त कराया कि मैं इस विधानमंडल के सभी साथियों और भूतपूर्व जो हमारे साथी उनके सामने अपनी कुछ बात रख सकूं। जनाब गुलाब चंद कटारिया साहब, लीडर अपोजिशन और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए,
मैं कई दशकों से आपको जानता भी हूँ, सुनता भी हूँ, एक दूसरे के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। सेम लोधा साहब एमएलए और सीपीए के सेक्रेटरी, मेरे सभी विधायकगण साथियों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, विपक्ष के हों, विधायक हैं और हमारे भूतपूर्व विधायक हैं, मुझे बहुत ही खुशी है, जैसे विपक्ष के नेता ने अभी बताया कि सीपीए के बारे में सुनते थे, चुनाव होते थे, पदाधिकारी होते थे, लेकिन कहाँ हैं, क्या करते हैं और इसका लक्ष्य क्या है, किसी को मालूम नहीं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दफा अवसर प्राप्त हुआ सीपीए की मीटिंगें अटेंड करने का, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और अपने देश में मुझे लगता है जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 91 में था तो तब मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद मैंने देखा नहीं कहीं, और स्टेट में तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ किसी स्टेट में। और इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको और आपके जितने भी साथी हैं, 2 तो यहीं बैठे हैं, मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई। नेहरू जी के बारे में ये कहा जाता है बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होकर जब किसी फॉरेन ने इंटरव्यू करते करते उनसे पूछा कि आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, कहा मैं उतना ही पढ़ा लिखा हूं जितना एक छोटा बच्चा 3-4 साल का दरिया के किनारे या समंदर के किनारे पत्थरों से, गिट्टियों से खेलता है, उतना ही मेरा नॉलेज है। मतलब मैं भी सीख रहा हूं, तो उसका मतलब है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं, कि जिस देश का इतना विद्वान प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं भी अभी उतना ही नॉलेज हूं जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को पत्थर गिनता दरिया के किनारे। तो इतना जानकारी होना ये किसी के पास नहीं। तो हमें भी पार्लियामेंट के जरिए, और ये सीपीए एक ऐसा फोरम है कि जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अरसे शुरुआत तो इसकी 1911 में हुई और 1948 में से तो फिर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने इसको टेकअप किया। लेकिन इसका बुनियादी अर्थ क्या है, सीपीए का काम क्या है, किसको ये मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और हमको भी? टू सपोर्ट गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार, हुकूमत कैसे, एक अच्छा प्रशासन कैसे चले। दूसरा है लोकतंत्र को कैसे बल मिले, और तीसरा ह्यूमन राइट्स किस तरह से कम हो जाए। तो आज आपका जो सब्जेक्ट है संसदीय लोकतंत्र, तो इसकी इन 3 शब्दों में आता है। गुड गवर्नेंस तो हमारे लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का हिस्सा होगा, और डेमोक्रेसी तो इसका एक लक्ष्य है, उसको आगे चलाना। लोकतंत्र क्या है? अब ये आज गांव में भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे अरे लोकतंत्र नहीं है, मुझे अपनी आवाज मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं गालियां क्यों नहीं दे सकता, इसमें भी लोकतंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को थप्पड़ मारना हो तो लोग कहते हैं ये भी लोकतंत्र में शामिल है। लेकिन लोकतंत्र बुनियादी शब्द कहां से आया? ये ग्रीक से आया, बहुत साल पहले। और ग्रीक में डेमोस
डेमोस का मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ग्रीक में डिमोस से बन गया बाद में डेमोक्रेसी, लेकिन उसका मतलब क्या है? लोकतंत्र। और क्राटोस, क्राटोस का मतलब है पावर, तो लोगों की पावर। और एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में, आज 21वीं सदी, तो हम समझते हैं कि शायद हमने इन्वेंट किया है। अभी बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया तो बस अभी ये 52 से आ गया। नहीं, एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में इसका कंसेप्ट बनाया। और क्या कंसेप्ट था उसका? कि कैसे एक अच्छी गवर्नेंस के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या है वो? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मतलब है पार्लियामेंट। हमारे तो यहां असेंबली और पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में जनरल असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट नहीं कहते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि फेडरल सिस्टम। तो अरिस्टोटल ने उस वक्त 4वीं सदी में पार्लियामेंट कहा, जिसको हम जनरल असेंबली कहेंगे, और पब्लिक ऑफिस जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जुडिशरी तब भी था, आज भी था। तो उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सपना 4वीं सदी में एरिस्टोटल ने देखा। उसके बाद कई साल बाद दूसरे एक फ्रेंच जज और हिस्टोरियन भी थे और पॉलिटिकल फिलासफर भी थे, ये भी फ्रेंच थे, मॉन्टेस्क्यू। इसने उसको और आगे बढ़ाया। और जॉन लेके, जो कि इंग्लिश फिलासफर था, इसने और इसको आगे बढ़ाया। और आज जाके हम 21वीं सदी में इसका, पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुई है। जैसे एवोल्यूशन होता, जैसे हम पहले कहते थे कि आज से सदियों साल पहले कैसे था, हमने बंदर्स को अपने एंसेस्टर्स मानते थे, एवोल्यूशन हुआ, कैसे बना, कई चीजें हैं। या कहीं साइंस में हम कहते हैं कि कहाँ से कहाँ चीज बन गई और आज कहाँ पहुंच गई। तो हर पीरियड में कोई न कोई रिफॉर्म होते हैं, साइंटिफिक रिफॉर्म होते हैं। तो ये 4वीं सदी से लेकर डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जुडिशरी भी आती थी, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी आती थी, जिसके अंदर लेजिस्लेशन भी आती थी, आज हम एक ऐसे फॉर्म पे पहुंच गए हैं। और कभी कभी लगता है कि इसमें भी और अभी परिवर्तन लाने की जरूरत। आगे जाके मैं बोलूंगा कि किस तरह से ओवरलैपिंग है हमारे यहां। और इस ओवरलैपिंग को बचाने के लिए 3 स्टोन हैं हमारे बड़े स्टोन जमहूरियत के, लोकतंत्र के। एक तो लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया, तीसरी जुडिशरी हुई, और चौथा हम जनरली कहते हैं कि चौथा पिलर जो है, लेकिन 3 तो डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन चौथा पिलर हम मीडिया को भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। तो इनको 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इनको अलग अलग पावर्स, जुडिशरी की अपनी पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, और एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है। जुडिशरी तो हमारे 3 हिस्से हैं ही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। लेकिन एग्जीक्यूटिव में हमारे 2 हिस्से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज ऑफिसर, नहीं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं,
ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव का हिस्सा, तो हम ये मिलाकर एग्जीक्यूटिव बनते। और लेजिस्लेचर तीसरा है। लेजिस्लेचर का मतलब है हम सिर्फ, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हो या एमएलएज हो, हम अलग हैं। अब लेजिस्लेचर में भी दो है, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, तो ओवरलैपिंग है इसमें। लेकिन तीनों चीजें अलग अलग हों और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आगे बढ़े, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि कोई भी एक ताकत एक के हाथ में न रहे, न लेजिस्लेचर के हाथ में रहे। कल हम सब कानून ऐसा बनाएं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही सब अस्पताल बने, कॉलेज बने, और जो बेचारा है नहीं यहां उसका कुछ नहीं बने। तो अगर ऐसा करेगा तो कोर्ट उसको स्ट्रक ऑफ कर देगी। तो इसलिए वो हमें पूरी ताकत हम में भी नहीं। कल को जुडिशरी ऐसा कहे कि जो उसको पसंद नहीं है उसको लटका दे फांसी पे, और नहीं, लेकिन नहीं, वो हम करने नहीं देंगे। हाँ, वो बिल लाएंगे, कानून लाएंगे, उसको विधानसभा में, पार्लियामेंट में रद्द कर देंगे। तो इसलिए सेपरेशन पावर है कि कोई भी ऐसा, तीनों में से कोई भी एक ऐसा कदम न उठाए जो इरेशनल हो और आर्बिट्रेरी हो और स्टेट के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। सेपरेशन ऑफ पावर के क्या मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरी इंस्टीट्यूशन में दखल न दे। लेजिस्लेचर्स अपना काम करें, कानून पास करें, जुडिशरी अपना काम करे, और एक दूसरे में हम बिल्कुल दखल न दें। अब बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है, डॉक्ट्रीन क्या है हमारे देश की इस बंटवारे, करप्शन को रोकना, कुंभा परवरी जिसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं उसको रोकना, और गलत ताकत का इस्तेमाल इसको रोकना। इसीलिए तीनों चीजें कि हम तीनों में से कोई भी अपनी ताकत का गलत प्रयोग न करें, उसको देश के लिए करें, जनता के लिए, न कि उसको अपनी ताकत के लिए। तो ये तीनों जब विंग अलग अलग काम करते हैं तो उससे क्या होती है कि डेमोक्रेसी बनती है और ऑटोक्रेसी नजदीक नहीं आने देते। ऑटोक्रेसी का मतलब है एक व्यक्ति का या एक विंग का राज नहीं चलेगा, बल्कि सबका राज चलेगा मिलके, जो देश के हित में होगी। फिर सबकी इसमें से क्या होगा, इंडिविजुअल लिबर्टी, हर किसी आदमी को अपनी आज़ादी का हक मिलेगा और शेयर मिलेगा, और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी जो सबके लिए काम करेगी, और जुडिशरी की भी उसमें इंडिपेंडेंस रहेगी और लेजिस्लेचर की भी उसमें आज़ादी रहे ना। आपने, स्पीकर साहब ने यहां बताया कि लेजिस्लेचर सबसे बेचारा आज के वक्त में, मैं सोचता हूं बड़ा मजलूम है। मजलूम समझते हैं? लाचार, लाचार है। दुनिया में बहुत सारी सर्वेज हुई एमपीज की, जहां जहां भी लोकतंत्र है, जिसमें अलग अलग लोगों ने भाग लिया है एमपीज में, लेजिस्लेचर में, 600, 700 अलग अलग देश के, किसी के 20, किसी के 10, किसी के 15, किसी देश में, और अलग अलग उसमें जो सर्वे आए, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें सर्वे आया है कि हमारा काम, 70% लोगों ने कहा है हमारा काम सिर्फ कानून बनाना,
वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कानून बनाने की पहली जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून की उस जो हमने बनाया उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन वो कानून नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुकूमत कर सकते हैं, कैबिनेट हुकूमत कर सकती है, लेकिन कानून नहीं बना सकती। तो कानून कौन बना सकता है? सिर्फ लेजिस्लेचर बना सकता है, पार्लियामेंट और विधानसभा ही कानून बना सकती है। इसलिए इन तीनों में भी कभी कभी बात जाता है कि नंबर वन कौन है। तो यह भी कहा जाता है कि जहां हम कहते हैं बराबर है, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबर में भी एक बड़ा है। कभी कभी हम कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज में, न रहेगी इसको बांस न गए बजेगी बंसरी। तो वही है, अगर लेजिस्लेचर नहीं होगा तो न एग्जीक्यूटिव रहेगी और न ही सुप्रीम कोर्ट रहेगा। क्योंकि कानून हम बनाते हैं तो उसी कानून को तो एग्जीक्यूटिव लागू करती है, जो हम कानून बनाते हैं उसी की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा, क्या पढ़ के बताएगा क्या ठीक है क्या नहीं है, किसको कोर्ट करेगा? अगर हम कानून, आप और हम पार्लियामेंट और विधानसभा में कानून नहीं बनाएंगे तो एग्जीक्यूटिव क्या लागू करेगी? कुछ नहीं है उसके पास लागू करने के। तो इसलिए जो बुनियादी, जो इन तीन पिलर्स में से जो बड़ा पिलर है, फाउंडेशन में जो सबसे ज्यादा नीचे गहरा है, बाकी तो उसके ऊपर इमारतें हैं, वो है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हम पार्लियामेंट को भी कहते हैं, लेजिस्लेचर हम विधानसभा को भी कहते हैं, जो लेजिस्लेट करे, जो कानून बनाए। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे सर्वेज हुई, कौन कहता है 70% सिर्फ कानून, हमारा कानून है और कोई लेना देना नहीं, बाकी कुछ है कॉन्स्टिट्यूंसी बीच में चक्कर एक चलाओ, एक पार्टी वार्टी सबको खिलाओ और दूसरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक शब्द कुछ बोल दो। ये वो देश बोलते हैं